हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना है। ऐसे में उनके पति रणवीर सिंह ने दीपिका से पूछताछ के दौरान एनसीबी दफ्तर में मौजूद रहने की इजाजत एनसीबी से मांगी और उसके लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन भी दी है। पति रणवीर ने कहा है कि दीपिका को परेशानी होती है, घबराहट होती है, इसलिए वे उनके साथ रहने की इजाजत चाहते हैं। बाकायदा रणवीर ने एनसीबी को लिखकर इस बात की इजाजत मांगी है। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, रणवीर की एप्लीकेशन में उन्होंने यह हवाला दिया है कि उन्हें एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। एक दिन का समय तो उन्हें मिल गया, लेकिन इस एप्लीकेशन पर अब तक कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए रणवीर सिंह ने दो अपनी बातें कही, अपने लॉयर के माध्यम से पहुंचाई थी बातें। एक तो ये कि 24 घंटे का वक्त मांगा था, आज उन्हें हाजिर होना था एनसीबी के सामने, लेकिन वो शनिवार को हाजिर होंगे दीपिका पादुकोण। दूसरा ये कहा था कि जब दीपिका पादुकोण एनसीबी एसआईटी टीम के सामने आए तो रणवीर सिंह को भी इजाजत दी जाए कि वो भी साथ में बैठे रहें, वो कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और चूंकि दीपिका को बीच बीच में पैनिक अटैक आता है, एंग्जाइटी अटैक आता है, इसलिए वो साथ में रहना चाहते हैं ताकि कुछ भी ऊंच नीच हो या कोई तकलीफ हो तो वो हमेशा साथ में मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें कि एनसीबी ने इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है, ना ही उन्हें कुछ कम्युनिकेट किया है। हालांकि उन्हें एक दिन का समय दिया गया, इसलिए वो कल आएंगे एसआईटी के सामने। हमें एनसीबी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रणवीर सिंह चाहे तो वो आ सकते हैं, लेकिन जिस कमरे में पूछताछ चल रही है उस कमरे में उन्हें आने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया जाएगा और वहां पर वो आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर यदि कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो ऐसी संभावना है कि जब दीपिका एसआईटी टीम के साथ जाएंगी तो रणवीर भी आ सकते हैं, लेकिन एसआईटी के रूम में नहीं जाएंगे, वो गेस्ट रूम में बैठे हो सकते हैं। जी मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि दीपिका के पति रणवीर सिंह ने एनसीबी से बाकायदा उस पूछताछ के दौरान एनसीबी दफ्तर में मौजूद रहने की इजाजत मांगी। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी कल यानी शनिवार को पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई लौट आई हैं। उनके साथ उनके पति रणवीर सिंह भी थे। इस दौरान रणवीर और दीपिका लगातार एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। दीपिका और रणवीर की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं। कल रात दीपिका और रणवीर गोवा से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर रणवीर ने दीपिका का हाथ थामा हुआ था। रणवीर सिंह दीपिका के साथ साय की तरह साथ खड़े थे। उन्होंने पहले दीपिका को कार में बिठाया और फिर खुद कार में बैठे और घर के लिए निकले। रास्ते में रणवीर और दीपिका की कार के साथ साथ मीडिया का काफिला भी साथ चल रहा था, लेकिन रणवीर और दीपिका ने धैर्य बनाए रखा। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखे। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये जो गाड़ी बीच में चल रही है जिसकी हेडलाइट व्हाइट है, ये वो गाड़ी है जिसमें दीपिका और रणवीर बैठे हुए हैं। यहाँ से करीबन आधे घंटे 20 से 25 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक का वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से इस वक्त मीडिया के कैमरों से घिरी हुई है दीपिका और रणवीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रणवीर और दीपिका दोनों ठुड्डी पर हाथ रखे हुए हैं। दोनों चुपचाप कार के बाहर हो रहे शोर को देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। इसके बाद रणवीर और दीपिका आपस में कुछ बात करते हैं। दीपिका कुछ साल पहले डिप्रेशन की मरीज रह चुकी हैं। ये बात रणवीर अच्छी तरह जानते हैं। वो हर पल दीपिका के साथ एक चट्टान की तरह खड़े दिखे। रणवीर पति होने के साथ साथ दीपिका के अच्छे दोस्त भी हैं। ये बात दीपिका पहले कई बार अपने इंटरव्यूज में कह भी चुकी हैं। रणवीर और दीपिका जब अपने घर पहुंचे तो वहां पर भी मीडिया का जमावड़ा था। कुछ देर तक दोनों की गाड़ी बाहर खड़ी रही। इसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। दीपिका को कल यानी शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होना है। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लंबी लिस्ट बना रखी है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच 28 अक्टूबर 2017 को एक चैट हुई थी, जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी।
इसी बातचीत के आधार पर एनसीबी ने दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया है। सारा अली खान को भी गोवा से मुंबई पहुंच रही हैं। वो भी गोवा में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही थी। सारा से एनसीबी कल पूछताछ करेगी। सारा अली खान की जो कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है। शोर शराबे के बीच सारा अली खान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन ये हंगामा सेल्फी लेने वाले फैंस का नहीं था। बीच में आप देख सकते हैं अमृता सिंह नजर आ रही है, सारा अली खान नजर आ रही है। ड्रग्स कांड में नाम आने के बाद ये पहला मौका था जब सारा अली खान सार्वजनिक तौर पर नजर आई। तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल गेट की, और ये इस समय सारा अली खान बाहर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा अली खान जो कि अराइवल गेट पर पहुंच गई हैं, और ये सिक्योरिटी के बीच में सियासत की सिक्योरिटी है और प्राइवेट कार। ड्रग्स कांड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से समन जारी होने के बाद सारा को गोवा से मुंबई लौटना पड़ा है। सारा अली खान अपने गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर घर तक सबको इंतजार था कि सारा अली खान कुछ बोलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, सारा अली खान की कार जो है इस वक्त यहाँ पर जुहू इलाके में जुहू इलाके में पहुंच गई हैं। अपनी इमारत के बाहर पेनिनसुला 52 जो इमारत है, और जब सारा अली खान इस कार में एंट्री ले रही थी अपने गेट में, तो उन्होंने अपना चेहरा जो है ढक लिया था। जब हम कैमरा से विजुअल लेने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया था। बॉलीवुड में सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म से कदम रखने वाली सारा अली खान के सितारे अचानक गर्दिश में आ गए हैं। ड्रग्स लेने वाली हीरोइनों की लिस्ट में सारा का नाम आया, तो अब सारा को कल एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला भी लिया है। सारा अली खान की पोल रिया चक्रवर्ती नहीं खोली है। सुशांत की मौत के बाद जब रिया पर शिकंजा कसा तो उसने नशे के सारे खिलाड़ियों का खुलासा करना शुरू कर दिया। पूछताछ में एनसीबी को बताया है कि सारा अली खान भी ड्रग्स का सेवन करती थी। सारा अली खान 7-8 बार सुशांत के लोनावला के फार्म हाउस जा चुकी थी। सारा के फार्म हाउस जाने और ड्रग्स पार्टी करने की बात वहां के पूर्व मैनेजर रईस, बोटमैन जगदीश और सुशांत के पूर्व ड्राइवर अब्बास एनसीबी को बता चुके हैं। अब देखना है कि एनसीबी सारा अली खान से कौन कौन से सवाल पूछती है। इन जो तमाम अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी, उनका नाम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सामने आया। रिया चक्रवर्ती की खबर पर भी अपडेट ये है कि मंगलवार तक वो जेल में ही रहने वाली हैं। रिया की जमानत याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक के लिए टाल दी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी और तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। रिया चक्रवर्ती फिलहाल ड्रग्स केस में गिरफ्तार है। एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई के भायखला जेल भेजा गया। 22 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को राहत न देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। एनडीपीएस कोर्ट में रिया की याचिका खारिज होने के बाद रिया और शौविक ने हाई कोर्ट का रुख किया था। सर, जिस तरह से बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे, आप लोग उसके अपोज में रहेंगे? हाँ, अपोज तो करने वाले हैं। अपोज करने वाले किस तरह से आगे, क्योंकि काफी हाई कोर्ट में मैं अपेयर नहीं हो रहा हूँ। एएसजी अपेयर हो रहा है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो ही मस्ट बी इन अ पोजीशन टू आंसर। रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष है और एनसीबी जानबूझकर उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही है। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने भी कल हाईकोर्ट से कहा कि सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के 19 अगस्त के फैसले के आधार पर सुशांत की मौत से जुड़ा हर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। रिया पर जो आरोप लगे हैं वो जमानती हैं। इस मामले में धारा 27 से लागू नहीं होती। रिया के पास कुछ बरामद नहीं हुआ है। रिया को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सुशांत केस से निकले ड्रग्स एंगल में अभी तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। कल शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी अफसर भाग्यवंत लाते ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा था।
कंगना रनौत और संजय राउत की लड़ाई अब ट्विटर से निकलकर अदालत तक पहुंच चुकी है। वो इसलिए क्योंकि कंगना की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय राउत को भी एक पक्ष बनाया है। कल कंगना रनौत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी अफसर भाग्यवंत लाते ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा था। चूँकि संजय राउत कल दिल्ली में थे, इसलिए उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। कुछ और वक्त दिए जाने की मांग पर जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब कार्रवाई करने की बात थी तो आपने बहुत तेजी दिखाई, जब जवाब देने की बात आई तो सुस्ती दिखाई जा रही है। किसी का घर तोड़ दिया गया है। अदालत बरसात के मौसम में उस ढांचे को इस तरह से रहने नहीं दे सकती। कंगना के पाली हिल्स वाले दफ्तर के कुछ हिस्सों को बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। घर टूटने के बाद संजय राउत ने उखाड़ दिया वाला बयान दिया था। कंगना ने इस बयान को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से संजय राउत को भी एक पक्ष बनाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। अब बात देश की रीढ़ की यानी किसानों की। कृषि बिल के खिलाफ आज किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। देश भर के करीब 250 छोटे बड़े किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। बंद की वजह से उत्तर रेलवे ने कई ट्रेन कैंसिल की हैं। उधर पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने ट्रैक के किनारे बैठ के न केवल चाय पी, बल्कि उनके खाने पीने का भी इंतजाम वहीं पर किया गया है। आज से पंजाब और हरियाणा में किसानों का ट्रेन रोको आंदोलन है। उसके मद्देनजर किसानों ने ट्रैक के किनारे आसपास अपना ठिकाना जमा लिया है। तो हमारे साथ पंजाब से सीधे राहुल काला और दिल्ली के जंतर मंतर से अजातिका जुड़ गई हैं। सीधे पंजाब चलते हैं। राहुल, आसपास क्या माहौल है? किसान डटे हुए हैं, अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं ताकि ट्रेन को रोका जा सके, आवाजाही पूरी तरह से ठप की जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। आज पंजाब बंद है और किसानों का जो आक्रोश है वो भी कुछ ही समय में तकरीबन 11 बजे जो शुरू हो जाएगा। तो पंजाब में जो किसानों का रोष मार्च है, जो चक्का जाम करना है, वो 11 बजे शुरू होगा। तो उससे पहले जो सरकारी दफ्तर है उन्हें खोलने की इजाजत दी गई थी, तो उसके लिए लोग अपने दफ्तरों में जा रहे हैं और किसानों ने इसमें थोड़ी छूट भी दी है। इसके अलावा जो जरूरी सामान जैसे दूध या फिर कोई सब्जी की सप्लाई थी उसे भी इस मार्च से पहले जो खत्म करने की जो परमिशन मिली हुई थी। तो इसके अलावा आज पंजाब में ये रहेगा कि एक तो किसानों ने जो अपना रेल आंदोलन छेड़ा हुआ है 24, 25 और 26 को, और आज पंजाब बंद है 25 को। तो अभी जो ट्रेनें तो सबसे पहले ही रेलवे विभाग ने जो कैंसिल कर दी थी पंजाब को आने के लिए, तो अभी तो ट्रैक जाम है। लेकिन पंजाब में किसान है वो आज 25 सितंबर को पूर्ण रूप से जो है पंजाब बंद करेंगे। तो इसके समर्थन में पंजाब की सभी संस्थाएं, चाहे वो एनजीओ हो या फिर सरकारी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल हो, ये सभी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। क्योंकि यही तस्वीर है जो आगे जाकर पंजाब में 2022 में इलेक्शन होने हैं, तो यही तस्वीर तय करेगी कि कौन सी पार्टी किसानों के हित में जो उतरी हुई थी। जी बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिए। अजातिका सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या तस्वीर है अजातिका? क्योंकि ऐसी बात कही जा रही थी कि वहां पर भी कई सारे लोग जुटने वाले हैं, ऐसी कोई तस्वीर अभी नजर आ रही है? जी प्रतिमा, आपको बताएं जंतर मंतर पर जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर हर साल किसानों का प्रदर्शन आप देखते हैं। पिछले साल की भी तस्वीर आपने देखी होंगी जहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद थे। लेकिन इस साल क्योंकि स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, कोरोना काल चल रहा है, साथ ही साथ पार्लियामेंट में सेशन भी चल रहा है। इस वजह से जो आसपास के एरियाज है, जो वीआईपी जोन्स हैं, उन सभी में धारा 144 लगी हुई है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप पीछे की जो तस्वीर है आप देखेंगे पूरी जगह अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई है। एहतियात के तौर पर जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, उन्हें सील जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई किसान जो है वो पहुंच नहीं पाए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कई सारे जो किसान हर साल पहुंचते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल कभी ना कभी किसान बिल में जब भी कोई ना कोई बदलाव होता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। इस बार भी वही सवाल है और आमतौर पर अगर कोरोना काल जैसी स्थिति नहीं होती तो शायद बड़ी संख्या में किसान आपको यहाँ पर भी इस वक्त दिखाई देते हैं।
जी आजादी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल काला आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो भी अपडेट होगा लेते रहेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो रद्द की हैं इस आंदोलन के मद्देनजर। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस 04652 ये ट्रेन रद्द की गई है। इसकी अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस नाम है इसका। इसको रद्द किया है क्योंकि आंदोलनकारी उस ट्रैक को जाम कर चुके हैं जहां से इन ट्रेनों की आवाजाही होनी है। इसके अलावा नई दिल्ली ऊना स्पेशल हिमाचल स्पेशल ट्रेन जो है, जो ये चंडीगढ़ से चलेगी, इसका स्टेशन बदल दिया गया है। जो हालात है उसको देखते हुए कई सारे रूट्स पर डायवर्जन किया गया और कई सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। तो ये वही ट्रेन है जो नई दिल्ली से चलती थी लेकिन अब चंडीगढ़ से चलेगी। इसके अलावा अमृतसर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन है, अंबाला से चलेगी। इसका भी रूट बदल दिया गया है। पहले इसको अमृतसर से चलना था लेकिन अब ये अंबाला से चलेगी। तो ऐसी तरह की कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और बहुत सारे ट्रेन को जो है उनके स्टेशन भी बदले गए। जी हाँ, तो किसान आंदोलन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इसका पल पल का अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब वक्त है बिहार के चुनाव की खबरों का अपडेट जान लेने का। क्या महागठबंधन में टूट तय है? क्या एनडीए में भी चुनाव से पहले फूट होगी? बिहार चुनाव की हर खबर आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट तय है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामना नहीं कर सकता। सब लोग भी पूरी मजबूती के साथ रहते तो भी जिस नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल ने खड़ा किया है उसके पीछे रहकर बिहार में परिवर्तन करना संभव है। पटना में पार्टी की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर फैसला छोड़ दिया गया है। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए भी टूट की ओर बढ़ रहा है। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों से जेडीयू और एलजेपी में तनातनी बढ़ गई है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। बार बार चिराग जी बोल रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री लड़े, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब आप 3 वर्ष की उम्र के थे तो 85 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हरनौत से विधायक बनकर जनता की सेवा करते रहे। घमंड और बहुत दम्भ हो गया है ना, तो जरा सा ये ज्ञान आप अपने पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी को भी दीजिए कि जरा वो भी अकेले लड़के देख लें, सारा नशा उतर जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब रामविलास पासवान की खराब तबीयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी जानकारी से इनकार किया। रामविलास भी काफी बीमार है सर। दरभंगा के बीजेपी विधायक सुनील सरावगी का एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ। सरावगी जब सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे तो लोग गाड़ी के आगे लेट गए। विधायक को गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। किसी तरह विधायक ने सड़क का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन नाराज लोगों ने शिलान्यास के पत्थर को तोड़कर हटा दिया। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने अपना घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जारी किया है। पप्पू यादव ने घोषणा पत्र को लेकर एक एफिडेविट भी दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर वो लोगों से किया वादा 3 साल में पूरा नहीं कर पाए तो इस्तीफा देकर सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। आज दोपहर 12:30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। आज 12:30 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों की उपचुनाव का भी ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ये ऐलान हो जाएगा कि वो तमाम कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे जिसका पालन करते हुए बिहार में चुनाव करवाए जाएंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा सीधे दरभंगा से जुड़ गए। पंकज, दोपहर में 12:30 बजे विज्ञान भवन में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी हाँ विकास, जिस बात की चर्चा थी कि क्या बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, कितने दौर में बिहार में मतदान होगा, कब से होगा, आज इन सारी चीजों का ब्यौरा
सब कुछ बताया जाएगा। चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 बजे, मुझे पता चला है कि उसमें बिहार चुनाव कितने फेज में होंगे, कब कब होंगे, तारीख कब क्या होगा, कोरोना काल में किस तरीके से मतदान होगा, क्या उसकी एसओपी होगी, इन सब का ब्यौरा दिया जाएगा। तो आज से कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बच जाएगा। विकास पंकज, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है। कोरोना महामारी के बीच इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना ये पहले ही ईसीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब यानी ये भी हो सकता है कि जो चरण है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दिए जाए ताकि भीड़ भाड़ कम इकट्ठी हो, ताकि ज्यादा फेसेस में भले चुनाव कराना पड़े लेकिन कोरोना महामारी के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। प्रतिमा, देखिए, सबसे पहली बात तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की है। यहाँ पर बिहार में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने सभी जगहों पर जाकर के दौरा किया है और जो एसओपी पहले से एक फिक्स कर ली गई है कि कैसे कैसे मतदान होगा, वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, उन सबको तय कर लिया गया। पिछली बार 9 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और वहाँ बिहार में जो चुनाव हुए थे, 5 चरणों में चुनाव हुए थे, हो सकता है कि इस बार उससे कम में ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए शायद बूथों की संख्या बढ़ा करके चुनाव करा लिए जाए, ऐसी बातें सुनने में मिल रही है। जी पंकज, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, कितने चरण में चुनाव हो सकता है? पिछली बार संभवतः 5 चरण में चुनाव हुआ था। इस बार कोरोना काल में न केवल फोर्सेस का मूवमेंट जो है वो अलग अलग इलाकों में धीमे धीमे किया जाएगा, इसके अलावा लोगों की ज्यादा बूथ भी हो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके लिए भी जो चुनाव कर्मी होंगे उनका मूवमेंट भी होना चाहिए। तो ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा बड़े चरणों में चुनाव हो सकता है। देखिए, 243 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर और 5 अलग अलग इलाके जिसको मिथिला कहते हैं या भोजपुरी बोलने वाले इलाके, मगध, इस तरह के दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, इस तरह की बातें हैं उसमें। और ये बात सही भी है कि सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए किस तरीके से वोट डाले जाएंगे ईवीएम मशीन में, उन सबका चीजों का ख्याल रखा गया है। लेकिन जब मैंने उपचुनाव आयोग से इस बाबत पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उसके ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा। उन्होंने कहा उसी वक्त ये बताया जाएगा कि आखिर कितने दौर के मतदान होंगे बिहार के लिए। 243 सीटें पंकज, 7 करोड़ 29 लाख के करीब मतदाता। चैलेंजिंग तो होगा कोरोना संकट काल के बीचों बीच चुनाव कराना। पंकज जी, आपको आवाज, शायद पंकज को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नीरज सिंह जेडीयू से जुड़े हुए हैं। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नीरज जी, तैयारी पूरी है आपकी? कोविड-19 के दौर में जो मानक है और ये चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है, संवैधानिक उत्तरदायित्व है, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग इस तिथि की घोषणा कर सकती है। और इस दौर में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन ये जनता के बीच संवाद करना, इस सारे मानक तय होंगे, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार जब करेगा तो हर एक राजनीतिक दल उसको सहजता के साथ स्वीकार करेगा। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे एक बार ये जान लेते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम पता चल गया है तो ये तो तय है लगभग कि आज ही डेट्स अनाउंस होने वाली है। लेकिन अंकित, कितना चैलेंजिंग होने वाला है? 7 करोड़ 29 लाख के करीब मतदाता, 243 सीटें, फिर ये भी एक डिसीजन को लेना होगा कि कितने चरणों में कराया जाए ताकि कोविड महामारी के संकट काल में चुनाव तो हो लेकिन सब सुरक्षित भी रहे। बड़ी चुनौती है। इसी वजह से जैसी जानकारी, शुरुआती जानकारी है कि 3 से 4 चरणों तक ये चुनाव हो सकता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? पिछले चुनावों में 72,000 पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग की तैयारी है करीबन 1,06,000 पोलिंग स्टेशन बनाने की है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वहां पर जो भी लोग पहुंचे वो किसी तरीके से संक्रमण का जो शिकार ना बने। इस वजह से चुनाव आयोग के ध्यान में भी वो जरूर है। इतना ही नहीं, 1,80,000 से ज्यादा लोगों की तैनाती की जाएगी, जो पिछली बार जो है इससे कहीं ज्यादा कम थी। यानी पिछली बार की तुलना में 45% पोलिंग बूथ ज्यादा होंगे। वहीं जो लोगों की तैनाती, जिनका ऊपर जिम्मेदारी होती है चुनाव को संपन्न करवाने की, वो जो है उन लोगों की तैनाती भी पिछले चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो एक पोलिंग स्टेशन पर जो अमूमन लोग पहुंचते थे, अब उनकी संख्या भी सीमित की जाएगी और इसी वजह से पोलिंग स्टेशन बताएंगे आप कितने बूथ बढ़ाए जाएंगे? हमने सुना तकरीबन दुगने बूथ कर दिए जाएंगे और सुरक्षा कर्मियों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी।
विकास, जो चुनाव आयोग से आधिकारिक तौर पर जो हमारे पास में जानकारी आई थी अब से कुछ वक्त पहले, मैं उसके हवाले से बता रहा हूं कि पिछले चुनावों के दौरान करीबन 72,000 बूथ थे, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन थे, इस बार 34,000 और बढ़ाए जाएंगे, यानी कि 45% ज्यादा होंगे। उस हिसाब से 1,06,000 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने जो कुछ वक्त पहले अपनी मीटिंग में जो तैयारी की थी उसके आंकड़े हैं। उसके अलावा 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी इन चुनावों को संपन्न करवाने के लिए। पिछली बार इतने जो ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत नहीं पड़ी थी। 1,80,000 चुनाव कर्मी हैं या इसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं? विकास, जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमको इस चुनाव को संपन्न करवाने की। तो बाकी ये चुनाव आयोग अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें ये सारी डिटेल्स आएंगी, ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गया, आरजेडी प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से कोरोना का संकट है, संसद का सत्र समय से पहले खत्म करना पड़ गया और बिहार के चुनाव एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा करवाना, क्योंकि आपको कोरोना का खतरा वहां सता रहा था, तो यहाँ तो बहुत बड़े लेवल पर आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा, लोगों के बीच जाना, किस तरीके से सब कुछ होने वाला है चुनाव से पहले। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल में इस तरह का संक्रमण से भी लोगों को बचाना है, ये भी जिम्मेवारी है। इसी बात की चिंता हमारी पार्टी को, हमारे नेता को था और हम लोगों ने लिखित रूप से सभी बातों से अवगत चुनाव आयोग को करा दिया था हमारी पार्टी ने। अब चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करता है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये सुनिश्चित चुनाव आयोग को करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी हो, जनता की, कैसे मतदाता बूथों तक जाएं, सुरक्षित जाएं, संक्रमण न फैले, इन सारी चीजों को लेकर के चुनाव आयोग को तैयारी करनी होगी, जिसे हम समझते हैं। मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजीव रंजन, जेडीयू प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, अभी तक गठबंधनों के सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान नहीं हुआ है और चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर देगा। अब आपको जल्दी से सीट शेयरिंग फार्मूला भी तय करना होगा। देखिए, जब नेताओं की है कि हम मिलकर लड़ेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे, तो निसंदेह बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। लगातार संवाद जारी है और हर पार्टी अपना होमवर्क कर चुकी है, तो इसलिए जैसे ही ऐलान होगा आधिकारिक तौर पर पार्टियों के तालमेल की जो जानकारी है वो आपको साझा समय आते के साथ कर दी जाएगी। जी राजीव जी, एलजेपी आपके गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं होगी? देखिए, हर गठबंधन में चुनाव के समय सीटों को लेकर अपेक्षाएं ज्यादा होती है और ये भी तय है कि 2019 को ऐसा ही परिस्थिति था। घटक दलों के अंदर कई सीटों को लेकर के बातें चल रही थी, लेकिन अंततः जब साझा ऐलान हुआ तो सब मिलकर लड़े और 40 सीटें हम लोग जीते। तो इसीलिए अभी भी हम आश्वस्त हैं, गठबंधन का स्वरूप जो वर्तमान में है वो बना रहेगा और 2010 से 2010 वर्तमान स्वरूप में तो एलजेपी हिस्सा है नहीं। अभी वर्तमान स्वरूप तो अभी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हम साथ ही लड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको तो रामविलास पासवान की हेल्थ का आइडिया ही नहीं है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे नेता आपस में अगर इतनी ज्यादा संवादहीनता है तो सीट शेयरिंग फार्मूला कैसे तय होगा? मैं तो आश्वस्त हूँ और कमोबेश यही परिदृश्य आपको दिखा होगा 2019 में। अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो उस समय के विजुअल्स और अलग अलग घटक दलों के जो बयान थे, लोगों को कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन सीट शेयरिंग का जो मसला है, जिस अलायंस के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहाँ घटक दलों में सीटों को लेकर के कई बार ऐसी बातें आती है जिससे लोगों को असमंजस का आभास होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पूरी ताकत के साथ हम उतरने जा रहे हैं और एक इतिहास रखने की ओर बिहार में हम बढ़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, आपके दल में क्या सीन है यहाँ पर, क्योंकि नाराजगी तो हर तरफ चल रही है, आपके यहाँ पर सब कुछ ठीक है? देखिए, हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, हमारे साथ ऑल इज वेल है। मृत्युंजय जी, कल आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में विकास की बयार नहीं बह सकती, नीतीश कुमार से नहीं लड़ा जा सकता, और उसी बैठक में
उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे? देखिए, उन्होंने क्या कहा, वो उनको तो अपमानित होकर के एनडीए से न आना पड़ा था। एनडीए में अपमान मिला तो हमारी पार्टी, हमारे नेता ने सम्मान दिया। तो आप क्या सम्मान मिल रहा होता तो वैसी बात नहीं कर रहे होते ना? नहीं, किसी का भी अंतरात्मा यही तो एनडीए क्या करती है, जेडीयू तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त ये चुनाव में, लेकिन जनता लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और जनता का सैलाब तेजस्वी यादव जी को चाह रहा है मुख्यमंत्री देखना। तो आरएलएसपी कह रही है कि मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा हूं, तो ये संभव है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना दें? नहीं, लोकतंत्र उपेंद्र कुशवाहा जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनको मुख्यमंत्री बना देगा। मुख्यमंत्री सीधा दो धड़ों के बीच में लड़ाई है। एक का नेतृत्व कर रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी, दूसरी ओर है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। तो मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है, नौजवान हो, किसान हो। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए, नेता विरोधी दल रहते हुए जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक बिहार की जनता के हित की बात की है, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, विकास के मुद्दे, नई सोच के साथ बिहार आखिर क्यों फिसड्डी है, क्यों अपराध में नंबर 1 है, क्यों गंदगी में नंबर 1 बना, क्यों भ्रष्टाचार साथ घोटाले हुए, क्यों उद्घाटन के पहले ही कितने पुल तटबंध मेरी प्रतिक्रिया भी ले लीजिए। इतने बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी की मार से परेशान है नौजवान। इन सारी चीजों को लेकर बिहार की जनता त्रस्त है और जो सत्ता में 100 कोरोना काल में 120 दिन तक जो प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री निकले नहीं, जिस समय राजीव जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, उनसे ले लेते हैं आपकी इस बात पर रिएक्शन। राजीव जी क्या कहेंगे, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? देखिए 3 लॉकडाउन तक तो तेजस्वी यादव का पता नहीं था और उसके पहले अगर बाढ़ और चमकी बुखार के समय का बिहार अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव पहले भी, चाहे वो संगठन के कार्यक्रम रहे हो, विधानसभा का सत्र रहा और जनता से जुड़े हुए सवाल रहे, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी जब दलितों के झोपड़ी जलाए जा रहे थे, वक्त नहीं मिला कि वो अपने मतदाताओं का हाल लेने के लिए चले जाए। कोविड के संक्रमण के मामले उनके विधानसभा क्षेत्र। राजीव जी एक छोटा सा सवाल, आरएलएसपी कह रही है यूपीए में उसको जगह नहीं मिल रही, तेजस्वी नीतीश कुमार से नहीं लड़ सकते, क्या आरएलएसपी की वापसी दिखती है आपको जेडीयू में फिर से? माफ कीजिएगा, जेडीयू नहीं, एनडीए में फिर से? उनके बयान के एक हिस्से को आप समझ लीजिए, वो बिहार की जनता जो चाहती है उन्होंने वही बात की। तेजस्वी यादव एक अनुभवहीन और अहंकारी व्यक्ति है। उन्हें राजनीति कहीं न कहीं विरासत में सोने के चम्मच की तरह मिली है। वो लालू जी, नीतीश कुमार जी और रामविलास जी की तरह जमीन से निकल करके यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए वो जमीनी मुद्दों को नहीं समझते हैं और अनावश्यक टकराव से बिहार की जनता को गुमराह करना बहुत आसान नहीं होगा। पिता की विरासत से परहेज करने की कोशिश उन्होंने पोस्टर में की, लेकिन उनका खुद का वजूद क्या है? जंगल राज अगर उनका अतीत है तो इससे पल्ला झाड़ना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। जो खून खराबा उस दौर में हुआ है, जो नरसंहार हुए हैं, जिस तरह से बिहार का विकास अवरुद्ध हुआ, बिहार को जिस तरह से शर्म की दृष्टि से देखा जा रहा था, गुमनामी के अंधेरे में बिहार था, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज यदि के नेतागण, ये बिहार की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन जी आपका भी, मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर को एक बार फिर से जान लीजिए। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ये लगभग तय हो चुका है कि आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी के बीचों बीच बिहार के विधानसभा चुनाव कराने की होगी। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में, और आज ये तय हो जाएगा कि कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, यहाँ पर जो 2 बड़े गठबंधन है बिहार में, दोनों में टूट सी नजर आ रही है, तो क्या तीसरे गठबंधन की संभावना से इनकार किया जा सकता है, जिसमें ये जो तमाम छोटे छोटे दल जो नाराज चल रहे हैं मौजूदा दलों से, क्या इनके एक साथ आने की संभावना से इनकार कर सकते हैं? नहीं, इनकी आने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए 2 गठबंधन है, अब महागठबंधन तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो लालू और नीतीश के साथ था महागठबंधन, तो यूपीए हम कह दें तो बेहतर होगा, जिसमें कि लालू हैं, कांग्रेस हैं और 1-2 छोटी पार्टियां। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की बात है, लेकिन एक तीसरा गठबंधन भी है जो बन सकता, उम्मीदें भी असदुद्दीन ओवैसी है। पंकज आप जारी रखें, आप कुछ कह रहे थे? आप जारी रखें।
हाँ, एक तीसरे गठबंधन की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र यादव की पार्टी ऑलरेडी साथ मिल चुकी है। हो सकता है इस तीसरे गठबंधन में कुछ और छोटी पार्टियां शामिल हो जाएं और मुकाबला कुछ सीटों पर तीन कोणात्मक जो कहते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन पंकज, ये वाला चुनाव है, ये कोरोना काल का पहला चुनाव है जो इतने बृहद स्तर पे हो रहा है। अब तक कोरोना काल में कोई इतना बड़ा चुनाव हुआ नहीं है। ऐसी सूरत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, उनके साथ साथ जनता के बीच भी इस चुनाव को लेकर किस तरह की उहापोह है? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना का काल में ये पहला चुनाव है, वो भी खास तौर से बिहार में विधानसभा की 243 सीटों वाला चुनाव है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में हूं और मैंने देख पा रहा हूं कि जो ग्रामीण बिहार है वहां पर इस बीमारी को लेकर के कुछ लगता नहीं है कि लोगों को इनके मन में कोई डर है या फिर कुछ बहुत ज्यादा उनमें अवेयरनेस हो, ऐसा कुछ लगता नहीं। मुझे तो कई जगहों पर छोटी छोटी रैलियां करते हुए लोग दिखे हैं। और आपको बताऊं विकास की 11:30 बजे चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई है जिसमें फाइनल टच दिया जाएगा चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर के, ये जानकारी मिली है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है पंकज की, कोरोना महामारी के बीचों बीच इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना और उसके लिए किस तरीके के प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे, इस पर भी सबसे बड़ी अपडेट, पूरी अपडेट केवल और केवल एबीपी न्यूज पर मिलेगी आपको। और हमसे बेहतर कोई चुनाव कवर नहीं कर सकता। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है और चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज सबसे बेहतरीन कवरेज करता है चुनाव की और इसलिए बिहार चुनाव की सबसे पहली खबर एबीपी न्यूज पर ही दिखाई जा रही है। दोपहर 12:30 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का और चरणों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग आज करेगा। उससे पहले सुबह 11:30 बजे एक बहुत अहम बैठक होने वाली है जिसमें ये तमाम नियम, कायदे, कानून तय कर लिए जाएंगे कि किस तरीके से बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कितने अहम हो जाते हैं कोरोना काल में ये चुनाव, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पर चुनाव कराना सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है यही होगा चुनाव आयोग के लिए। बिल्कुल प्रतिमा, और समय भी बहुत कम है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2015 में जब चुनाव हुए थे 8 सितंबर को ही तारीखों का ऐलान हो गया था। आगे दशहरा भी है, दिवाली भी है, छठ भी है, तो बहुत सारे त्योहार भी हैं। मुझे अभी 11:30 बजे चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। कोरोना का काल है, इसमें किस तरीके से सामाजिक दूरी और संक्रमण ना फैले उसको देखते हुए चुनाव कराने हैं। जैसे हमारे सहयोगी अंकित ने बताया कि बूथों की संख्या करीब करीब दोगुनी कर दी गई है। चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारी ने हमें बताया है कि इस बार पिछले बार जैसे 5 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार शायद कम दौर का मतदान हो, यानी 5 चरणों के मुकाबले में हो सकता है 2 या 3 चरणों में ही चुनाव करा लिए जाएं। त्योहारों बड़ी खबर दे रहे हैं पंकज झा, हो सकता है कि 5 चरणों के बजाय बिहार में 2 या 3 चरणों में चुनाव हो। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से पंकज झा ने दी है कि इस बार चुनाव का ऐलान बजाय 5 चरणों के 2 या 3 चरणों में हो सकता है। अंकित गुप्ता ने बताया था इस बार ज्यादा वर्क फोर्स लगेगा, ज्यादा लोगों की तैनाती होगी। अंकित, एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे, बिहार चुनाव में कितने चुनाव कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी? की तुलना में जो चुनाव आयोग ने कुछ वक्त पहले जो बैठक की थी उसमें यह तय किया था 45% ज्यादा। पिछली बार कितने थे? 72,000। इस बार क्योंकि कोरोना काल है, यहाँ पर 1,06,000 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने बैठक में कुछ वक्त पहले तय किया था। अभी वस्तु स्थिति देखते हुए क्या बदलाव करता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा। उसके अलावा अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरी चीज है कि पिछली बार की तुलना में जो वर्क फोर्स है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है चुनाव को संपन्न करवाने की, वो कहीं ज्यादा होगी क्योंकि कोरोना काल है। लिहाजा 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। अब ये अतिरिक्त 1,80,000 होंगे या जो है 1,80,000 टोटल वर्क फोर्स होगा, ये चुनाव आयोग साफ करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन पर 1,000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। यानी कि इससे पहले देखा जाता था कि एक पोलिंग स्टेशन पर कई बूथ होते थे, वहां पर 1400 से 1500, 1800 इस तरीके से मतदाता होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, 1,000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए लगातार। ब्रजेश, मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत अहम समय है, ये विधानसभा की उपचुनाव होने हैं 27 सीटों पर, तो वहां पर किस तरीके की हलचल है इस वक्त?
देखो प्रतिमा, यहाँ भी जो 6 महीने पहले सरकार बनी है, कमलनाथ सरकार बनने के बाद जो शिवराज सरकार बनी है, तो यहाँ भी चुनाव प्रचार तो तकरीबन शुरू हो गया है। तो यहाँ कुल मिला के 28 सीटों पर मतदान होना है और इन 28 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी। सिर्फ एक सीट है जो बीजेपी के विधायक की मृत्यु के चलते खाली हुई है। बाकी पूरी 27 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आ गए। तो बड़ी चुनौती है कि कैसे अब इस कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे सारे पूरे चुनाव जीत के वापस सरकार बनाया जाए और वहां पे शिवराज के सामने चुनौती है कि कैसे अपनी सरकार के स्थायित्व को बनाया जाए। क्योंकि अभी जो अपन टैली देखा जाए तो उसमें अभी सिर्फ 107 बीजेपी के पास है और 88 सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी 28 सीटें जीतनी होंगी और बीजेपी को अपनी सरकार बहुमत में लाने के लिए सिर्फ 9 सीटें जीतनी होगी, यानी कि पलड़ा बीजेपी का भारी है। जी हाँ, बिल्कुल पलड़ा बीजेपी का भारी है। 10% से ज्यादा कुल सीटों की 10% से ज्यादा पर चुनाव हो रहा है। एक तरह से मिनी विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का। सीधे पटना चलते हैं। निधि श्री हमारी संवाददाता आरजेडी दफ्तर पर मौजूद है। निधि, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन गठबंधन के लिए समस्या भारी है क्योंकि अभी तक गठबंधन का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान नहीं हुआ है। जी, जाहिर सी बात है विकास, जिस तरीके से लंबे वक्त से बात की जा रही थी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान इस हफ्ते हो सकता है और अब आज चुनाव आयोग पीसी करने जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे महागठबंधन की, जैसे आपने बात की, महागठबंधन में अभी कुछ भी क्लियर सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला है वो बनता नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव इस बार चूंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से और बहुत ज्यादा वो छोटी छोटी पार्टियों को इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे। अब जैसे कल ही भूपेंद्र कुशवाहा ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये तय कर दिया कि अगर उनका जो नेता है अगर वो बदल दिया जाएगा, अगर सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव नहीं होते हैं तो फिर महागठबंधन में भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहेगी। अब जैसे आरजेडी की बात कर लेते हैं। आरजेडी इस वक्त इस फॉर्मूले पर चल रही है कि अगर, क्योंकि जो विधानसभा का जो टिकट जिनको दिया जाता है वो बहुत बड़ा चेहरा नहीं होता। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किसी को टिकट देते उससे बेहतर है कि हम किसी कुशवाहा को आरजेडी की तरफ से टिकट दे दें। तो अभी कुछ ये भी अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण नजर आ रही है कि चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान को भी सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं है। तीसरे फ्रंट की भी बिहार में बातचीत हो रही है। तो इस बार अगर कुल मिलाकर देखें तो सीएम नीतीश कुमार को इस बार जिताना है या हराना है, सिर्फ इसी पर ही क्लियर बिल्कुल जो चुनाव जो राजनीति है वो बनती नजर आ रही है। तो इसी का नुकसान दो मौजूदा गठबंधन को झेलना पड़ेगा अगर नाराजगी दूर नहीं कर पाए। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। राजीव रंजन जी, ये नाराजगी कब दूर होगी? चुनाव की तारीखों का ऐलान तो आज हो जाएगा। देखिए, अब बाकी चीजें भी अलग अलग पार्टियों की ओर से तय किए जाते और आमतौर पर होमवर्क पूरा हो चुका होता है और आधिकारिक तौर पर सीटों के ऐलान के बाद, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलेगी उस पर पहले भी हम लोग करते रहे। 2019 में भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही थी, लेकिन आज पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में वातावरण है। समय पर सीटों का आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा, ये सारी चीजें। राजीव रंजन जी, इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि कौन सा गठबंधन पहले अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर देता है, पहले से अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कोरोना काल है और यहाँ पर आपका जो मैन टू मैन मार्किंग होगी वो बहुत सीमित हो जाएगी कोरोना की वजह से। यही सवाल हम पंकज झा से पूछ लेते हैं। पंकज, क्या इसका असर दिखेगा ग्राउंड पे कि कौन सा गठबंधन पहले अपने फॉर्मूले का ऐलान कर देता है और कैंडिडेट्स का ऐलान कर देता है? देखिए, दोनों पार्टी ने अपने अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं। ये जरूर होता है कि अगर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट पहले हो जाता है तो वो उन इलाकों में जाकर के वोट मांग लेता है, लोगों से मिलजुल लेगा। इस बार उतना मिलना जुलना भी संभव नहीं है। बात बाकी तो दोनों तरफ से जो भी है गठबंधन है, बड़े एजेंडे तैयार हैं, उनके नारे और सब कुछ तैयार है। इसीलिए गठबंधन में सिर्फ उम्मीदवार का आना बाकी है। जी पंकज, उम्मीदवार का आना बाकी है। हमारे साथ निधि है। निधि, उम्मीदवार का आना बाकी है, लेकिन उम्मीदवार तो तब आएगा जब गठबंधन का स्वरूप फाइनल हो जाएगा। अभी तो आरएलएसपी और आरजेडी का झगड़ा चल रहा है। आरएलएसपी कह रही है कि मुख्यमंत्री तो उपेंद्र कुशवाहा है, तेजस्वी तो नीतीश का मुकाबला कर ही नहीं सकते।
जी, इस बार देखा जाए तो एक तरफ सीएम नीतीश कुमार कैंडिडेट है ही और मुख्यमंत्री भी है, दूसरी तरफ आरजेडी से तेजस्वी यादव है, लेकिन पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि भाई हम जनता चाहती है कि हम सीएम बने। उधर चिराग पासवान के लिए अलग उनको सीएम बनाने की बात की जा रही है। तो कुछ भी महागठबंधन की नहीं, अगर एनडीए की भी बात कर ले तो कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज जैसे ही डेट्स अनाउंस होगा उसके बाद पार्टियां जो है तमाम वो सीट शेयरिंग को लेकर के अब क्लियर कर ले, क्योंकि पिछले समीकरण की अगर बात करें विकास, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की, तो बिल्कुल अलग था बिहार में। इस बार बिल्कुल एकदम अलग नजर आ रहा है। इस बार जो है वो सबसे मैच्योर जो गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू का माना जा रहा है, और बाकी जो इधर महागठबंधन में तमाम जो पार्टियां हैं उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये सब कुछ जो है आज सब कुछ क्लियर अगर कर लिया जाता है तो चुनाव की तैयारियां भी बेहतर तरीके से पार्टियां कर सकेंगी। अभी तक तो सिर्फ झगड़े, मनमुटाव और यही सारी चीजें चल रही, सब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए लगातार, जेडीयू प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, सबसे बड़ा सवाल, एक जो चेहरा बहुत जल्दी उभर कर आ गए जिन्होंने वीआरएस ले लिया, जो नीतीश कुमार की तारीफों का पुल बांध रहे, गुप्तेश्वर पांडे, उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया आपका? संपर्क में आप लोग? देखिए, अभी तक तो उन्होंने किसी भी पार्टी से लड़ने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। उनकी जो भी मुलाकात है वीआरएस लेने के बाद अगर वो मिले भी होंगे तो एक सामान्य शिष्टाचार के तौर पर ऐसी भेंटों को देखा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो किस दल से लड़ेंगे, जब तक आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं होती है तो फिर हम लोगों को इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं बन जाता है। जेडीयू स्वागत करेगा अगर वो जेडीयू में आना चाहेंगे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो बराबर प्रगतिशील उम्मीदवारों के साथ है। नीतीश कुमार जी की जो छवि है, अनेक लोग उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे फैसले और वो भी चुनाव के समय नेतृत्व के शीर्ष के स्तर पर लिए जाएंगे, इससे उसके पहले कुछ भी कहना प्रीमैच्योर है। जी, पंकज झा क्या रुख कर लेते हैं। पंकज, गुप्तेश्वर पांडे कल लालू यादव की भी तारीफ कर रहे थे, तेजस्वी की भी तारीफ कर रहे थे, नीतीश कुमार को तो वो अपना फेवरेट लीडर मानते हैं। किधर का रुख करेंगे वो, जिधर टिकट मिलेगा वहां, या पोजीशनिंग तय हो चुकी है? नहीं, विकास इतने अनाड़ी नहीं है। उन्होंने पोजीशनिंग तय कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे ने, उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, सिर्फ टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त का, जब उन्हें इस बात का ऐलान करना है हम सबके सामने कि वो क्या करने वाले हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं। प्रतिमा, मृत्युंजय तिवारी, आपका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे की, जो कि ये तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि राजनीति में मुझे आना है, बिहार के लोगों की सेवा करनी है। लोकसभा चुनाव पर भी उनसे चर्चा की गई कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो पहले बिहार के लोगों की सेवा कर लूं। तो आप लोगों से कोई संपर्क किया क्या उन्होंने? देखिए, हम लोग संपर्क किया या नहीं किया ये तो हम अभी मीडिया में नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तय है कि डीजीपी साहब ने जिस तरह से रेजिग्नेशन वीआरएस लिया और पिछले 5-6 महीने से जो गतिविधियां थी उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि वो सरकार के एजेंडे को ही लागू कर रहे हैं। डीजीपी बन करके अब कहाँ जाएंगे वो स्वतंत्र है, उनका निजी मामला है, कोई भी राजनीति में आ सकता है। और हम इसके पक्षधर है कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता ने जो मन बनाया है, जो बिहार की जनता का मूड और मिजाज है, वो सबको पता है। आपके भी रिपोर्टर यहाँ घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, जनता में बहुत आक्रोश है इस डबल इंजन की सरकार में। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में बिहार के साथ अन्याय हुआ, कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जब मजदूर वापस घर आना चाह रहे थे, उस समय उन्हें रोका जा रहा था, फिर पैदल चलने को मजबूर हुए, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, बहुत एक्सीडेंट में बहुत लोगों की जान चली गई। इन सारी चीजों से जनता में भारी नाराजगी है। नौजवान जो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी की मार नौजवान झेल रहा है। तो नमस्ते भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उतरेगा नशा, चढ़ेगा चुनावी बुखार, क्योंकि आज होने वाला है बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3 घंटे
10 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बात का ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होने वाला है। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान है। सबसे बड़ी खबर यही है। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उससे पहले एक बैठक सुबह 11:30 बजे भी होनी है। तो कोरोना काल में देश के सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर अब से शुरू हो चुकी है। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। आज बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान आज दोपहर में 12:30 बजे चुनाव आयोग कर देगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए। शहनवाज जी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कब होगा? देखिए, आज तारीख का ऐलान है और इस बात का भी ऐलान है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी, इसमें कोई शक नहीं। यानी चुनाव का ऐलान ही नहीं, दोबारा नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने का भी ऐलान है। 5वीं बार बनेंगे शहनवाज जी, मुझे लगता है। जी आवाज आ रही है आपको? जी शहनवाज जी, अपनी बात जारी रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान है और जनता मन बना चुकी है। गठबंधन हमारा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू जुड़वा भाई की तरह काम कर रही है। कुछ और भाई उसमें जुड़े हैं, मांझी जी जुड़े हैं और कुछ लोग जुड़ सकते हैं और लोजपा हमारे साथ है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है तो जुड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, पर जो पुराने बिछड़ रहे हैं उन्हें आप रोक नहीं पा रहे हैं, नाराजगी आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। कोई बिछड़ने वाला नहीं है। ये सब चुनाव के पहले थोड़ी बात चलती रहती है। हर दल चाहता है कि उसके दल के ज्यादा उम्मीदवार लड़े, हर दल चाहता है कि उसकी भागीदारी ज्यादा हो। एलजेपी पिछली बार 42 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इस बार कितनी ज्यादा दे देंगे आप उनको? जब गठबंधन होता है तो सीटें जब दिल मिले हों तो दलों में कोई सीटों को लेकर कहाँ दुश्वारी होती। लोकसभा के चुनाव में आप देखिए, जदयू जो हमारे साथ थी ज्यादा लड़ती थी और हम जब अकेले थे तो हम ज्यादा लड़ते थे। लेकिन सीटें बटी तो तुरंत बट गई। हमने कुछ सीटें भी छोड़ी क्योंकि गठबंधन जरूरी था। तो जब आप गठबंधन तो कह रहे हैं, आप नाराजगी की बात से इनकार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हर चुनाव से पहले ऐसा होता है कि हर दल चाहता है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन ये नाराजगी आपको भारी भी पड़ सकती है। तीसरे गठबंधन की भी अब संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जो लोग नाराज हैं वो एक साथ मिलकर आप दोनों का खेल बिगाड़ देंगे। नाराज लोग नाराजगी देखिए, एक नाराज, दूसरा नाराज, तीसरा नाराज मिलकर फिर हो जाएंगे नाराज ही। तो जो नाराज लोग होते हैं वो नाराजगी ही फैलाएंगे और जनता में उनके प्रति नाराजगी है। लोकसभा के चुनाव में उन नाराज लोग जो आप कह रहे हैं, जो चाहे वो महागठबंधन में तो वहां फूट हो गई। लोकसभा के चुनाव में वो लोग एक सीट के अलावा कोई सीट जीत नहीं पाए और आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और ये ठीक है जब तक चुनाव चलेगा। चलिए, सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि वाकई में कौन बड़ी बातें कर रहा था और कौन डींगे हंग रहा था। लेकिन बिहार एबीपी मतलब चुनाव, एबीपी मतलब बिहार चुनाव, बड़ी कवरेज लगातार जारी। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त हम तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे देश की 2 बड़ी खबरों पर। पहली खबर होगी पंजाब में किसानों का प्रदर्शन और दूसरी खबर है, सबसे बड़ी खबर है आज की, बिहार चुनाव का ऐलान। इस वक्त जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं वो बिहार के हाजीपुर से आ रही हैं। हाजीपुर में एक प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तस्वीरें आज बिहार के चुनाव का ऐलान होना है, उससे जुड़ी राजनीतिक हलचल की तस्वीरें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। तो किसानों का भारत बंद आंदोलन है आज देशव्यापी। बिहार के हाजीपुर में तस्वीरें इस तरीके से आई जहां पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होना है, जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 2 से 3 चरणों में ही चुनाव करवाया जा सकता है। इससे पहले करीब 5 चरणों में चुनाव कराए जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस तरीके का बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। करीब 7.5 करोड़ वोटर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें करीब 3 करोड़ 79 लाख पुरुष वोटर हैं और 3 करोड़
3.25 करोड़ के आसपास महिला वोटर हैं। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग की बैठक होगी, जिसमें चुनाव की तारीख और चरणों को लेकर आखिरी यानी कि फाइनल टच दिया जाएगा। तो बिहार के राजनीति के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और असदुद्दीन ओवैसी, ये वो लोग जो तय करेंगे कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं पिछले 15 साल से। आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व में कहा जाए तो ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। चिराग पासवान इस बार पहली बार वो अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाएगी। हमारे साथ निवेदिता शांडिल्य मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय से, पटना से। निवेदिता, चुनाव की तारीखों का 12:30 बजे ऐलान होगा, क्या हलचल है जेडीयू दफ्तर के बाहर पटना में? जी देखिए, इस वक्त पूरे बिहार की बात कर ले तो हर जगह पे कोई भी ऑफिस हो, हर जगह तेज हलचलें हैं और अभी से नहीं, आसार पहले ही थे कि जल्दी ही डेट आ जाएगी। ऐसे में हर रोज तेजस्वी के घर के आगे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती। हालांकि ज्यादा व्यवस्थित तरीके से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने बाकायदा 2 दिन पहले 10 घंटे मीटिंग की, बाकी जो आने वाली चीजें हैं उसके मद्देनजर, और न सिर्फ उन्हीं लोगों से बात की जो कि टिकट मांगने के लिए आए थे, बल्कि उन लोगों से भी बात की जो कि आम कार्यकर्ता थे, जो बताना चाह रहे थे कि उन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए। कुछ एक लोग आए थे, उनका कहना था कि हमें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो एक्टिव हैं, क्योंकि इससे पहले जो उम्मीदवार है वो एक्टिव नहीं थे, बहुत दिखते नहीं है, जनता से बात नहीं करते हैं। तो ज्यादा व्यवस्थित ढंग से जदयू ऑफिस के सामने लोग खड़े रहे, नंबर दिया गया उनको, सूचीबद्ध तरीके से उनको बुलाया गया। और वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी के घर के सामने, तो लोग बस हर रोज आकर के सैकड़ों की भीड़ लगा रहे हैं, तेजस्वी उनसे मिल नहीं रहे हैं। इस चीज को लेकर के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं, नारेबाजी भी करते हैं। जी, नाराजगी तो रहेगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और अब शायद अब और ज्यादा बढ़ेगी जब ये तय होगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भी लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, ये बताइए कि फॉर्मूला सीट शेयरिंग का कब तक तय कर पाएंगे आप लोग? चुनाव आयोग ने भी डेट का ऐलान करने का आज टाइम दे दिया है, 12:30 बजे तो तय हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर कुछ बोलिए। देखिए, सीट शेयरिंग एक ऐसा मसला है जिस पर जब तक सीटों पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक कुछ भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की क्षमता में हम लोगों के लिए कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और 2019 में जिस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारे आशंकाओं को सामने रखा जा रहा था, उस समय भी समय पर आधिकारिक तौर पर सहमति बनी और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका ऐलान किया। होमवर्क सभी पार्टियों की ओर से आखिरी दौर में, इसमें निश्चित तौर पर काफी अच्छी तैयारी की गई है। उम्मीदवारों से और उम्मीदवारों के समर्थकों से नीतीश कुमार जी लगातार व्यक्तिगत तौर पर मिलते रहे हैं और अलग अलग इलाकों से पार्टी के उम्मीदवारों का पैनल और कई ऐसे प्रयास हैं जिससे सही उम्मीदवार जनता के बीच जाएं और एक प्रचंड जनादेश के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बने। इससे कि हमने काम किया है बिहार में, आज जो गली गली जो सड़कें पहुंची हैं, जिस तरह से 95,000 किलोमीटर बिहार में सड़कें बनी है, हर घर में बिजली पहुंच गई है और अब पीने का पानी, ये बुनियादी सवाल थे जो आजादी के 73 वर्षों में, ये पिछले 15 वर्ष अभी भी राजीव रंजन जी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव है और उपचुनाव कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं है, इसको मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है क्योंकि 10% से ज्यादा कुल विधानसभा सीटों का, उससे 10% से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, सबसे ज्यादा ताकत जो है दोनों ही दलों ने ग्वालियर चंबल संभाग में झोंक रखी है क्योंकि सबसे ज्यादा उपचुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में होने। बिल्कुल विकास, आप उस ग्वालियर चंबल इलाके के रहने वाले हैं, जानते हैं वहाँ 16 सीटों पे चुनाव है और 16 सीटों में मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें पे चुनाव हो रहा है, तो 16 सीटें सिर्फ ग्वालियर चंबल की हैं। और हम सब जानते भी हैं कि पिछली बार जो कमलनाथ सरकार आई थी वो ग्वालियर चंबल में अच्छी खासी सीट जीतने के बाद आई थी और उस कमलनाथ की जीत में ग्वालियर चंबल संभाग ने बड़ा रोल निभाया था। मगर उसी ग्वालियर चंबल संभाग के जब सिंधिया बीजेपी से जुड़ गए और तो वहाँ के सारे जो उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसके चलते फिर शिवराज की सरकार बनी। दरअसल इस
पूरे चुनाव में सबसे मजे की बात यह है कि इतना महाभारत जैसा हो रहा है कि वो कल जो सारे लोग एक साथ थे वो अब अलग अलग। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, तेजस्वी यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। हम शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा, कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। एमएसपी का कोई कहीं भी इस विधेयक में जिक्र नहीं है और मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया, जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब पे गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी का कल रात में बयान देखने का काम किया। नीतीश कुमार जी हर बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने उन्होंने यू टर्न मारने का काम किया है। चाहे नोटबंदी में हो यू टर्न हो, चाहे सीए एनआरसी एनपीआर पे हो, या चाहे किसान बिल को लेकर के उन्होंने जो यू टर्न जो मारने का काम किया है, ये स्पष्ट हो गया। क्या बात कहेगी जेडीयू के लोगों ने, क्या कहा कि इस विधेयक में एमएसपी का जिक्र होना चाहिए। हम नीतीश जी पूछना चाहते कि बिहार राज्य में एमएसपी क्यों नहीं है। बिहार में ही 2006 में सबसे पहली बार जो है बाजार समितियों को, एपीएमसी को रद्द करने का काम किया गया। ये जो समर्थन आपको समर्थन न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए, बिहार में है ही नहीं। ये क्यों नहीं है, ये नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देने का काम करें। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है, खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यू टर्न मार रहे, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे। तो ये पूरी तरीके से फेलियर है। और हम लोगों का जिसका डर था कि एनडीए की सरकार आएगी देश में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या गरीब हो, इसको मारने का काम करेगी। एक सवाल है, इलेक्शन की डेट की घोषणा हो, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे अभी चल रहे हमारे यहाँ किया है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बिहार में एमएसपी खत्म कर दिया गया, एपीएमसी बिहार में 2006 में रद्द कर दिया गया। इसकी वजह से किसान की न केवल आय डबल नहीं हुई बल्कि पलायन करना पड़ा। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव जी, बड़े आरोप लगाए, चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा, आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर परंपरागत राह से किसानों की जिंदगी बदल सकती थी तो हजारों किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ी होती। और बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। बैंक
पे लोन लेकर के बिहार में खेती नहीं करते हैं। बिहार में 3 एग्रीकल्चर रोड मैप के जरिए किसानों की जिंदगी बदली गई। किसान कैबिनेट बिहार में देश में पहली बार बनाया गया और आज एपीएमसी एक्ट के बाद खत्म करने के बाद बिहार में धान और गेहूं की खरीदी राज्य सरकार ने अपने तरीके से एक मैकेनिज्म तैयार किया और उसके जरिए होना शुरू हुआ। देश में महाराष्ट्र जैसे राज्य, पंजाब जैसे राज्यों में जो किसानों की बदहाली है, सुना तो आपने भी होगा कि तेजस्वी यादव ने अभी नीतीश कुमार को अज्ञानी कहा, नाकाम कहा, सुना तो आपने भी होगा। अभी देखिए, अभी तक तो फॉर्मल कोई उनके पास एकेडमिक कोई डिग्री नहीं है और मैं समझता हूँ इतना काफी है उनको समझने के लिए कि जिनको सिंपली मैट्रिकुलेट भी हम नहीं मानते हैं, वो अगर इतना बड़ा ज्ञान बघार रहे हैं तो ये राज्य और देश दोनों का दुर्भाग्य है। अगर वंशवाद की के बल पर अगर इन्हें सोने का चम्मच नहीं मिला होता तो शायद तेजस्वी यादव जैसे हजारों नौजवान आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कतार में खड़े दिखते। लेकिन अगर वो फिर भी नीतीश कुमार जी को अज्ञानी बता रहे हैं, वो बताए पलायन यहाँ नरसंहारों की वजह से हुआ। यहाँ जो उस दौर में नौकरियों का अभाव था, जिस तरह से लोग अपनी जान बचा करके बिहार से बाहर जा रहे थे, मजदूर ही नहीं जा रहे, यहाँ से इंजीनियर जा रहे थे, यहाँ से पूंजीपति जा रहे थे, उद्योगपति जा रहे थे, डॉक्टर्स का अपहरण हो रहा था। उस दौर में जो पलायन हुआ उसकी जिम्मेवारी उन्हें लेनी चाहिए और अनावश्यक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आज बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कहा है 2006 में भाजपा नीतीश सरकार ने एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान जो है वो गरीब से गरीब होते चले गए और उसी की वजह से पलायन हुआ और बिहार के किसान मजबूर हो गए। साथ ही साथ उन्होंने वो यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को अज्ञानी तक कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये बिल्कुल राजनीतिक हमला हो गया है। चुनाव की तारीखों से पहले एकदम चुनावी माहौल एबीपी न्यूज पर है। सीधे राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव रंजन जी, डिग्री की जरूरत नहीं होती, अज्ञानी कहा है और ये भी कहा है कि नाकाम साबित हुए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर नाकाम साबित हुए हैं तो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में उनकी क्या राय है? 15 वर्षों के शासन में 1 दर्जन बार डबल डिजिट में जीएसडीपी हमने दर्ज किया। लगातार 5-6 बार हम अव्वल नंबर पर जीडीपी के इंडेक्स में रहे और बिहार को आज 8 गुना जो उनका बजट का आकार था वहां तक हम लोगों ने पहुंचाया। आखिरी वर्ष जो लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल का था, 24,000 करोड़ रुपए का योजना आकार था, जो आज 2,14,000 करोड़ रुपए का आकार हो चुका है। केंद्रीय सहायता पर हमारी निर्भरता कम होती गई। हमने इंटरनल रिसोर्सेज पर मेहनत किया और बोरोइंग की कैपेसिटी और इंटरनल जो रिसोर्सेज है उसके जरिए बिहार न्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सुदृढ़ राज्य बनकर के उभर करके आया। और जिस तरह से फिनेंशियल या फिस्कल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, जो भी उसके मानदंड हो सकते हैं, एफआरबीएम से लेकर तमाम चीजों में एक राज्य जिसमें आधारभूत बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महज 2 घंटे 37 मिनट बाद हो जाएगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान और चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, हर खबर सबसे पहले आपको यही मिलेगी। नमस्ते भारत में बस इतना ही।